तो गाइस चलिए शुरू कर लेते हैं। इसका पहला प्रैक्टिस सेट जहाँ पे 100 नंबर का होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पे पूरी डिटेल में जिसका पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया था यूपीटीपीएससी के द्वारा, उसी पे निर्धारित पूरी हम बात करने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे हिस्ट्री के प्रश्न ले लेते हैं। देखिए हिस्ट्री में पहला प्रश्न कहता है कि मोहनजोदाड़ो में कौन सी संरचना मिली है जो सबसे महत्वपूर्ण है। तो मोहनजोदाड़ो में एक संरचना है जो सबसे महत्वपूर्ण है। तो गाइस देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा महास्नानागार। तो महास्नानागार इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर देखिए ये बहुत ही बड़ा है, ठीक। और उसके साथ यहाँ पे देखिए जो इतना सभ्य मानी जाती है सभ्यता, इसका एक बहुत बड़ा परिणाम है। यहाँ का इसका प्रमाण है कि ये महास्नानागार भी मिला है इसमें मोहनजोदड़ो में। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि खिज्र खान निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है। तो गाइस खिज्र खान की अगर बात कर लेते हैं तो आप सभी को पता होना चाहिए कि इसने सैयद वंश की स्थापना करी थी। सैयद वंश यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। खिज्र खान सैयद वंश से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए तो कहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित करी गई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1600 में। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगले देखिए 4 कहता है कि किसके शासनकाल में रुपए का सिक्का भारत में प्रथम बार ढाला गया था। तो किसके शासनकाल में जो रुपए का सिक्का था भारत में प्रथम बार ढाला गया, सभी को इसका राइट आंसर पता होगा क्योंकि यहाँ पे इसका राइट आंसर शेर शाह सूरी। तो शेर शाह सूरी के समय सबसे पहले भारत में प्रथम रुपए का सिक्का ढाला गया था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 कहता है कि धार के राजा राजा भोज निम्नलिखित में से कौन से राजवंश से संबंधित थे। तो धार के राजा जो थे राजा भोज वो किससे संबंधित हैं। तो गाइस 5 का जो राइट आंसर जाएगा जो वो आपका हो जाएगा परमार, यानी कि परमार वंश से संबंधित थे राजा। इंडियन नेशनल आर्मी या आईएनए की स्थापना करी थी। तो इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना करने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे गाइस, सभी को पता होना चाहिए कि सुभाष चंद्र बोस ने आईएनए की स्थापना करी थी, इसको संगठित किया था। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि स्वाभिमान आंदोलन डैश द्वारा शुरू किया गया था। तो स्वाभिमान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो ये किया गया था रामास्वामी नायकर। तो ये इंपॉर्टेंट है, रामास्वामी नायकर के द्वारा क्या शुरू किया गया था, स्वाभिमान आंदोलन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 में देखें तो 8 कहता है कि 1857 के स्वाधीनता संग्राम में तुलाराम ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया था। तो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें जो राव तुलाराम थे उन्होंने किस क्षेत्र से अंग्रेजों का मुकाबला किया था डटकर। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रेवाड़ी, नारलोल रेवाड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज हम बात करने वाले हैं यूपीटीपीएससी पीटी के बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु प्रकाशन की है। तो दोस्तों यूपीटीपीएससी पीटी की डेट अनाउंस हो चुकी है, 18 सितंबर को आपका एग्जाम है। इससे पहले अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो ये संपूर्ण गाइड आप ले सकते हैं। इसमें देखिएगा सारा सिलेबस आपको कवर किया गया है, जितना भी सिलेबस आपके पीटी एग्जाम में आना है। आप सभी को पता है कि इस पीटी एग्जाम में सब कुछ यहाँ पर कवर किया गया है, इंग्लिश हो चाहे हिंदी, तो सब कुछ इस बुक में आपको बहुत अच्छे से देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा इसके पाठ्यक्रम की बात कर लेते हैं। तो पाठ्यक्रम आपको पता है पीटी का, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही जाएंगे नीचे तो देखेंगे कि इसमें आपको सारे अध्यायवार चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हिस्ट्री में यहाँ पर देखने को मिल जाएगा भाग 2 में, ठीक है। इसी तरीके से विश्व भूगोल, प्रारंभिक गणित, यानी कि एक ही बुक में जितना भी पीटी में आपका सिलेबस आना है सब कुछ देखने को मिल जाता है। और इसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें आपको प्रीवियस ईयर के जो 2 पेपर हुए बेसिकली, एक प्रथम पाली का और सेकंड पाली का, वो भी देखने को मिल जाता है, ठीक। यूपीटीपीएससी का ये पेपर है। तो इसको आप अगर लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से डायरेक्ट आप मंगा सकते हैं और किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल से जाकर इसको ले सकते हैं। इसके साथ साथ इसका प्रैक्टिस सेट भी आता है जिसमें 20 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे, उसमें भी आपको सॉल्व पेपर मिल जाएगा। तो इसका प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं आप अपनी तैयारी के लिए। कई यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 पर नजर डालते हैं। तो कहता है कि वर्ण का जात से कोई लेना देना नहीं है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया था। इंपॉर्टेंट कथन है। तो बोला गया है कि वर्ण का जात से कोई लेना देना नहीं है। यह कथन जो कहा गया था यह कहा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। तो देखिए इन्होंने हरिजन की समाज यहाँ पर जो स्थापना भी करी थी और यहाँ पे हरिजन कह के भी पुकारा था सबसे पहले दलितों को। तो वर्ण का जाति से कोई लेना देना नहीं, ये किसने कहा था, महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कलामे नैरंग डैश द्वारा लिखी गई कविताओं का संकलन है।
तो कलामे नैरंग जो है वह किसके द्वारा लिखी गई है? तो 10 में अगर आप देखें तो सैयद गुलाम भिक यानी कि सैयद गुलाम भिक के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है जिसमें कविताओं का संकलन है कलामे नैरंग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगला देखें। अगला है 11 में। 11 कहता है कि सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन से हैं? तो गाइस देखिए कल ये प्रश्न मैंने गलत बोला था आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में कि इसका जो है मंगल राइट आंसर होगा, बल्कि नहीं उसका शुक्र होगा। तो 11 का जो राइट आंसर है वो यहाँ पर हो जाएगा बुध और शुक्र, यानी कि बुध और शुक्र जो है वो पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 कहता है कि निम्नलिखित में से किस पर्वतीय श्रेणी पर डोडा बेटा चोटी स्थित है? तो डोडा बेटा चोटी जो है वो वो कहाँ पर स्थित है गाइस? तो यहाँ पर देख लेते हैं जो 12 का राइट आंसर हो जाएगा उसमें देखिए कार्डमम की पहाड़ियाँ, नल्लामल, अन्नामलाई और नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो राइट आंसर क्या होगा? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी पहाड़ियों पे स्थित है डोडा बेटा चोटी। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो गाइस देखिए ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है। तो सबसे छोटा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है लक्षद्वीप। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे पूछता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है तब गोवा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश पूछा गया तो वो लक्षद्वीप है, सबसे छोटा है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 14 कहता है कि यदि पृथ्वी पर कोई वायुमंडल ना होता तो आकाश कैसा दिखाई देता? यदि पृथ्वी पर कोई वायुमंडल नहीं होता तो आकाश किस तरीके का दिखाई देता? जो 14 का राइट आंसर है वो हो जाएगा काला, यानी कि जब लाइट ही नहीं होती तो वहाँ पे जो स्कैटरिंग के कारण हमारा जो है आकाश वो नीला दिखाई देता है तो वो काला दिखाई देता है। 14 का राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 15 कहता है कि नदी डॉल्फिन के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो नदी डॉल्फिन जो है वो क्या है, इसमें ये चीज़ देखते हैं। तो देखिए नदी डॉल्फिन जो है गंगा के डॉल्फिन भी बेसिकली इसको कहा जाता है। तो यह गंगा ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में पाई जाती है। उसका स्थानीय नाम सुइस है। यह एक अंध प्रजाति है उपरोक्त सभी। तो 15 में अगर देखिएगा तो यहाँ पे देखिए ये पहला भी सही है, इसको स्थानीय नाम सुइस के नाम से जाना जाता है। यह एक अंध प्रजाति है तो उपरोक्त सभी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छा है, प्रश्नों का कलेक्शन बहुत अच्छा है, बस आपका वीडियो को लाइक करने का रेशियो अच्छा नहीं है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें यार। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे इकोनॉमिक्स के प्रश्न लेते कहता है 16 में कि जजमानी प्रणाली ग्रामीण डैश की रीढ़ की हड्डी है। तो जो जजमानी प्रणाली होती है वो किसकी रीढ़ की हड्डी होती है? तो 16 का यहाँ पे देखें तो गाइस वो हो जाएगा अर्थव्यवस्था और सामाजिक आदेश की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। किसे माना जाता है? जजमानी प्रणाली को माना जाता है। अब यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए तो कहता है 17 में कि निजी क्षेत्र को सौंपी गई 7वीं योजना डैश परत की देन है। तो निजी क्षेत्र को जो 7वीं योजना सौंपी गई है वह किस परत की देन है? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि 3 परत की है। तो 7वीं योजना 3 परत की है, याद रखिएगा, जो निजी क्षेत्र को सौंपी गई है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 कहता है कि सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पर स्थित है? तो सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पर स्थित है? 18 का राइट आंसर देखें नासिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस नासिक में जो टस्काल होते हैं या फिर जो आपका सिक्के होते हैं वहाँ पर इसकी ढलाई का काम होता है। यहाँ पे जो सिक्के होते हैं आपके वहाँ पे ढाले जाते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पर मैं बताऊँगी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप पूरे ऑप्शन पढ़ा कीजिए। भाई देखिए समय कम है तो यहाँ पर देखिए मैं आपको लगभग 40-50 मिनट में एक पूरा प्रैक्टिस सेट करा देता हूँ। तो इसमें भैया क्या आपका नुकसान है? तो आप जाकर वहाँ पढ़ लीजिए जहाँ पर 2-3 घंटे में आपको सिर्फ 20-25 क्वेश्चन कराते हैं, बकवास ज़्यादा करते हैं, तो वहाँ पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर यहाँ अगला कहता है 19 में कि मनरेगा को विस्तारित कीजिए। अब जो मनरेगा यहाँ पे योजना चलाई गई थी इसको आप विस्तारित कीजिए, इसका फुल फॉर्म बताइए। तो अब गाइस यहाँ पे देखिए 19 का, जितने लोग गांव से जुड़े हैं वो सबको इनका याद होगा। तो महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि सबसे गंभीर सामाजिक समस्या का नाम क्या है? तो सबसे गंभीर सामाजिक समस्या जो है वो यहाँ पर देख लेते हैं तो वो हो जाएगी आपकी 20 का जो राइट आंसर ले लेते हैं वो गरीबी, क्योंकि सबसे गंभीर सामाजिक समस्या का नाम है गरीबी। तो गरीबी अगर होगी तो सारी चीज़ें उत्पन्न हो सकती हैं, युद्ध हो सकते हैं, अपराध हो सकते हैं, और बेरोजगारी तो गरीबी का ही कारण है। अब यहाँ पे अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 कहता है
कि वित्त आयोग, जो वित्त आयोग है अनुच्छेद 280 में है। आप लोग कहते हैं आप एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं बताते, भैया बताते तो हैं। अब वित्त आयोग जो 280 में है, इसके तहत क्या क्या चीज़ें यहाँ पर सही हैं। तो यहाँ पे देखिए 21 कहता है आपका कि केंद्र और राज्यों के बीच संसाधनों के बंटवारे का निर्णय लेना वित्त आयोग का काम होता है। बेसिकली यही इसका सही हो जाएगा। तो वित्त आयोग क्या करता है, केंद्र और राज्यों के बीच संसाधनों के बंटवारे का निर्णय लेता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 22 कहता है कि आपका सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून देश में सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है या कौन सा अनुच्छेद इसके संबंधित है। तो कहता है कि जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोई कानून घोषित किया जाता है तो वह सभी न्यायालय में बाध्यकारी होता है, सभी को उसका मानना होगा। तो यह किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो ये अनुच्छेद 143 अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि कोई मान लीजिए कोई नया नियम आया, कोई नया कानून आया तो सर्वोच्च न्यायालय पारित किया तो वो देश की जितने भी जिला न्यायालय हैं, सत्र न्यायालय हैं, कोई भी न्यायालय है, सबको मानना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि राज्य का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है। तो गाइस राज्य का जो कार्यकारी प्रमुख होता है सभी को पता है कि देश का कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। इसी तरीके से राज्य का हो जाएगा राज्यपाल। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 कहता है कि मौलिक अधिकारों के संचालन को निलंबित करने की शक्ति किसके पास है। तो मौलिक अधिकारों के संचालन को निलंबित करने की शक्ति 24 का यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा राष्ट्रपति। यानी कि राष्ट्रपति के अलावा कोई भी आपके जो मौलिक अधिकार हैं उसको निलंबित नहीं कर सकता है। मौलिक अधिकार कितने हैं, टोटल हैं 6 मौलिक अधिकार, इसको याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए किसी को न्यूनतम डैश आयु प्राप्त करनी चाहिए। तो गाइस ये तो बहुत आसान है। तो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 25 वर्ष का होना आवश्यक है। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा, इसका आंसर भी 25 आ जाएगा। तो 25 वर्ष होना चाहिए लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 कहता है कि कोरियोलिस बल पर अधिकतम है। तो यहाँ पे देखिए साइंस के प्रश्न कहता है कि कोरियोलिस बल जो है वो सबसे ज़्यादा अधिकतम कहाँ पर है। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि वो ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा होता है। तो कोरियोलिस बल ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा होता है। लोग कन्फ्यूज होकर ए और बी दोनों लगा देंगे, लेकिन भूमध्य रेखा नहीं बल्कि ध्रुवों पर कोरियोलिस बल सबसे ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है, यह किस नियम का पालन करती है। तो एक गतिशील बस है जो अचानक ब्रेक लगाई जाती है और उसमें सवारी आगे की ओर झुक जाते हैं, तो यह किस में है। देखिए आप साइंस में हमेशा पढ़ते हैं कि न्यूटन का जो प्रथम नियम होता है उसी को यहाँ पे फॉलो किया जाता है। तो न्यूटन का प्रथम नियम कहता है कि अगर आप स्पीड में हैं या फिर बाइक या फिर गाड़ी में हैं तो रुकता है तो आप आगे की ओर झुकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि बोरेक्स के निर्माण में प्रयुक्त होता है। तो गाइस देखिए कौन सी चीज़ बोरेक्स के निर्माण में प्रयुक्त होती है। तो 28 का जो राइट आंसर है सी, यानी कि जो ब्राइन है वो आपके बोरेक्स के निर्माण में प्रयुक्त होता है। तो ये 28 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि सामान्य एक स्वस्थ वयस्क में वृक्क में आरंभिक निस्संदन लीटर प्रतिदिन के लगभग कितना है। यानी कि जो आपका एक किडनी होता है उसमें लगभग एक दिन में कितना लीटर जो है प्यूरिफाई किया जाता है। तो 29 का अगर यहाँ पे राइट आंसर देखें तो हो जाएगा 180 लीटर, यानी कि 180 लीटर क्षमता होती है एक वृक्क की, एक किडनी की अपने शरीर में। क्वेश्चन नंबर देखिए 30 जो लास्ट है साइंस का, तो कहता है मानव रुधिर का पीएच लगभग कितना होता है। तो मानव रुधिर का पीएच लगभग कितना होता है, वो होता है 7.4। ठीक है, तो ये 74 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 7.4 मानव रुधिर का पीएच होता है लगभग। अब यहाँ पे अगले प्रश्न देखें। तो गाइस अगले प्रश्नों में क्या है, अगले में है अब आपके 5 प्रश्न जो हैं वो मैथमेटिक्स के पूछे जाने हैं। चलिए मैथमेटिक्स के प्रश्न आपको हम सॉल्व करा देते हैं आसानी से। तो गाइस अगर पहला प्रश्न देखें तो फर्जी क्वेश्चन दिया हुआ है गाइस, ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम 32 से स्टार्ट करते हैं। तो 32 कहता है कि 5/14 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त भिन्न जो है वो 7/42 हो जाए। अब यहाँ पर देखिए हम इसको किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। तो 5/14 में से क्या घटाया जाए, तो मान लीजिए हम यहाँ पे 5/14 में से क्या करते हैं, x घटा लेते हैं। ठीक है, तो -5/14 माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 742 हो जाएगा। तो बहुत आसान है ना गाइस। यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे x इक्वल टू कर लेंगे 5/14,
-7/42 हो जाएगा। अब 14 और 42 का यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो नीचे आ जाएगा टोटल 42 और ऊपर यहाँ पे कितना कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या होगा, अब आपका नीचे जो है 42 आ जाएगा, ऊपर 8 आ जाएगा। टोटल यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद जो हमको करना है कर लेंगे, तो सभी लोग कर सकते हैं। इसको यहाँ पर हम काट देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 4/21 आपका आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू जो है वो 4/21 आ जाएगी इसमें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर जो 33 है वो क्या कहता है। 33 में कहता है कि आपको इस तरीके की वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ पर ध्यान देखिए जो 3969 वैल्यू है वो यहाँ पर आपका 63 का स्क्वायर होती है, ठीक है, 63 की स्क्वायर होती है। तो यहाँ पर ऊपर हम 63 रख देंगे कि नहीं रख देंगे। अब पूरे में स्क्वायर था तो नीचे हम जो जो क्वेश्चन मार्क है उसके ऊपर तो हमारा रहेगा ही रूट। अब यहाँ पे क्या करते हैं, -19 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे 107 हो जाएगा। अब यहाँ पे बस आपको क्या करना है, पक्षांतर ही तो करना है। अब यहाँ पे रूट इसको ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, अब इसको कर लेंगे तो आपका जो टोटल आ जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा 107 प्लस ये ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे जो 63 था ऊपर था ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरीके से करेंगे। अब इसका जो आपकी वैल्यू आ जाएगी रूट की, वो आप आराम से इसको निकाल सकते हैं, जो 1/4 आ जाएगी। अब इसको आप आसानी से इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा आप सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि यदि 3x - 3x है, उसके बाद माइनस है 3 की पावर x-1 है इक्वल टू 18 है। तो इसको हम यहाँ पे x की पावर x का मान कितना होगा ये आपको ज्ञात करना है। अब यहाँ पे देखिए ये भी आसान, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं, 3x है -3 की पावर x/3, इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखिए एक फार्मूला होता है, अगर a की पावर m-1 है n है तो इज इक्वल टू इस तरीके से लिखा जा सकता है, a की पावर m/a की पावर n, ये एक फार्मूला होता है, ठीक है। इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे हो गया आपका 18। अब इसको आगे थोड़ा सा मॉडिफाई कर, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, कैसे हो जाएगा, 3 की पावर x - 3 की पावर x इक्वल टू 54, ईजी हो जाएगा। इतना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भैया, हो जाएगा ना। अब क्योंकि यहाँ पे ये 3 इधर चला जाएगा। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे और चीज़ें देख लेते हैं। अब यहाँ पे आगे जो सॉल्व करेंगे 3x हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब बेस हमारा सेम है तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो इसी तरीके से यहाँ पे आपका 34 का राइट आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। अब यहाँ पे अगला देख लेते हैं क्या कहता है 35 में, कि एक आपका समीकरण दिया हुआ है। तो ये तो आपको अपने हिसाब से करना है, इसमें से सॉल्व भी करना है समीकरण। तो इसमें क्या लगाएंगे, बोर्ड मास लगा देंगे, बस इसी तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर इजीली आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कराने की ज़रूरत है नहीं, तो आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 5 प्रश्न आपके हिंदी ग्रामर के आने हैं। तो 36 में कहता है कि निम्नलिखित में से अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। तो अर्क का इंद्र दिया हुआ है। अब यहाँ पे अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताना है। तो अर्क का इंद्र है। अब यहाँ पे अगला देख रहे हैं 36 का, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सूर्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए कहता है 37 में कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। तो वर्तनी की दृष्टि से जो शुद्ध लिखा गया है वो कौन सा है। तो गाइस यहाँ पे अगर 37 में देखें, भ्रम गलत है, श्रम गलत है, तो यहाँ ये दोनों गलती हो गया। तो आपका श्रम जो है वो सही लिखा हुआ, इस तरीके से लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 38 कहता है कि निम्न में से कौन सा वाक्य विधेय विशेषण का उदाहरण है। तो विधेय विशेषण का जो उदाहरण है जो 38 में, वो हो जाएगा आपका बी, यानी कि हमारा पहला नौकर ईमानदार था। ये एक विधेय विशेषण का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 कहता है कि पुनर्लेखन में कौन सा उपसर्ग है। तो गाइस जो पुनर्लेखन है उसमें जो उपसर्ग का मतलब होता है जो आगे लगे होते हैं, प्रत्यय का मतलब जो पीछे लगा होता है। तो पुनर्लेखन में अगर आप देखें तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 39 का आपको पता चल रहा होगा। पुनर को अगर हटा देते तो लेखन एक आपका मूल धातु या मूल शब्द बन जाएगा, तो पुनर ही इसका यहाँ पर उपसर्ग हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम का मतलब होता है जो शब्द संस्कृत से सीधे ले लिए गए हैं उनको तत्सम कहते हैं। तद्भव क्या होता है, जो थोड़ा सा हिंदी के शब्द हैं और ये आम बोल भाषा में जो है इस तरह में इस समय हो गए। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है, 40 का यहाँ पे देखिए हरिद्रा राइट आंसर हो जाएंगे। हरिद्रा का मतलब होता है हल्दी, और ये जो तत्सम शब्द दिया हुआ है हरिद्रा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर जो 41 से 45 के बीच में क्या है, आपके इंग्लिश के 5 शब्द पूछे जाएंगे, 5 आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 41 में अगर हम यहाँ पे देखें गाइस, तो कहता है कि फिल इन द ब्लैंक्स इन प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन लगाना है। अब 41 में अगर आप यहाँ पे देखें, द प्लेस इज इन्फेस्टेड पॉइजनस स्केन, तो यहाँ पे देखिए आप क्या होगा, विद पॉइजनस स्केन में यहाँ पे भरा जाएगा। द प्लेस इज इन्फेस्टेड विद पॉइजनस स्नैक्स। क्वेश्चन नंबर 42 है
फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ पे जो मॉन्स्टर्स है इसकी कौन सी स्पेलिंग सही होती है वो आपको देखना है। तो गाइज पहला ही इसका भी हो जाएगा, क्योंकि मॉन्स्टर्स यहाँ पे इसी तरीके से लिखा जाता है MONSTROUS। तो मॉन्स्टर्स की स्पेलिंग ये है। अब अगले प्रश्न देखें। गाइस यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43 में कहता है कि चूज द करेक्ट वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन सब्जेक्ट। यानी कि बोला गया है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द जैसे नहीं होता है, तो कहता है कि एन ऑब्जेक्ट और पोर्शन सर्विंग एज ए सैंपल। तो एक ऑब्जेक्ट या फिर पोर्शन जो सैंपल के तौर पे सर्व किया जाता है उसको यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं। तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि स्पेसिमेन। स्पेसिमेन जो है वो एक तरीके से सैंपल ही होता है, तो इसको यहाँ पे एक वर्ड में कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 44-45 में क्या है, आपको यहाँ पे एक पैसेज दिया जाएगा इंग्लिश में। तो अब इस पैसेज को आपको रीड कर लेना है, सिर्फ इतना ही पैसेज है, बहुत छोटा सा। तो चलिए वीडियो पॉज करके पैसेज को रीड करते हैं, उसके बाद यहाँ पे हम इसके क्वेश्चन करते हैं। तो गांधी जी के ऊपर एक पैसेज दिया हुआ है, तो उम्मीद है आपने इसको रीड कर लिया होगा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर इसमें 44 कहता है कि गांधी जी नेवर बिलीव्ड इन। तो गांधी जी किस पे कभी भी विश्वास नहीं करते थे। तो 44 का राइट आंसर है वो आपका डी हो जाएगा, यानी कि कंप्लीट इक्वलिटी इन ऑल रिस्पेक्ट। तो कंप्लीट इक्वलिटी इन ऑल रिस्पेक्ट ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि वो कंप्लीट इक्वलिटी पे विश्वास नहीं करते थे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगला देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि गांधीज ट्रस्टशिप कॉन्सेप्ट इज। तो गांधी जी का जो ट्रस्टशिप कॉन्सेप्ट था वो क्या था। तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अप्लीकेबल टू ऑल फील्ड ऑफ लाइफ। यानी कि बोला था कि चीज़ें जो हैं वो अपनी पूरी ज़िंदगी में हर फील्ड में अप्लीकेबल करनी चाहिए, यूज करनी चाहिए, जिन पर आप जो है आप बिलीव करते हैं या फिर ट्रस्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगले देख। तो गाइस यहाँ पे आप बात कर लेते हैं 5 प्रश्न जो आपके रीजनिंग के पूछे जाने हैं। तो रीजनिंग में जो आपके 5 प्रश्न पूछे जाने हैं उसमें देख लेते हैं। तो पहला कहता है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से वैसे संबंधित है जैसे प्रथम शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है। तो गाइस यहाँ पे देखिए 10 जो है वो दशमलव से संबंधित है, तो 2 किस चीज़ से संबंधित होगा। तो 10 यहाँ पे दशमलव से संबंधित है और 2 यहाँ पर संबंधित होगा आपका बाइनरी से। ये गाइस यहाँ पे देखिए 2 का संबंध हो जाएगा बाइनरी से। तो गाइज ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 47 कहता है कि दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। तो विषम शब्द इसमें कौन सा हो जाएगा। तो गाइज बैंगनी है, गहरा नीला है। उसके बाद यहाँ पे देखिए सफ़ेद जो है ये आपका विषम है, क्योंकि यहाँ पे अगर विभगोर देखें जो आपका सप्त या फिर कह सकते हैं जो आपका इंद्रधनुष होता है, तो उसमें जो 7 कलर होते हैं उसमें जो आपका सफ़ेद है वो नहीं होता है, बाकी यहाँ पे सारे के सारे होते हैं, कि सफ़ेद से ही तो ये सारे के सारे निकलते हैं। तो सफ़ेद इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अगला कहता है 48 में कि किसी भाषा में यदि वाटर को XCWIV लिखा जाता है तो ड्रीम को इस तरीके लिखा जाएगा। तो यहाँ पे उसी भाषा में टाइगर को हम क्या लिखने वाले हैं। तो टाइगर को हम क्या लिखने वाले हैं वो देख लेते हैं। अब गाइस यहाँ पे देखिए क्या है आपका W में +1 किया गया, ठीक है, यहाँ पे A में +2 किया गया। अब यहाँ पे टी में क्या है +3 किया गया, यानी कि +1 +2 +3 +4 ये पैटर्न चल रहा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे टी में क्या करेंगे +1 कर देंगे, तो अब क्या हो जाएगा आपका यू आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आई में क्या करेंगे +2 करेंगे तो क्या होगा IJK हो जाएगा। अब आपका यहाँ पे टी जी में क्या करेंगे +3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जी में अगर हम +3 करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी EFGHIJ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब आपका जो वैल्यू आ जाएगा 48 की, जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम जी में 3 जोड़ेंगे तो आपका जे आ जाएगा। उसके बाद ई में 4 जोड़ेंगे तो आपका आई आ जाएगा। तो यहाँ पे इसी तरीके से आपका ये डी राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपको 49 कहता है कि लड़कों की एक पंक्ति में सचिन बाएं से 11वें स्थान पर है और राज दाएं से 7वें स्थान पर है। तो अगर वे अपने स्थान आपस में बदल लेते हैं, सचिन बाईं ओर से 16वें स्थान पर हो जाता है, तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। तो गाइस यहाँ पे जो 49 का राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा बी, यानी कि टोटल 22 लड़के होंगे एक पंक्ति में। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। देखिए ये रीजनिंग का है, इसमें आप वो देख सकते हैं। तो बोला गया है कि एक विद्यालय में कक्षा दोपहर 1 बजे प्रारंभ होती है और 3:52 तक चलती है। यदि इस समय में 4 अवधि या फिर 4 पीरियड होते हैं तो एक प्रत्येक अवधि पीरियड से पहले 4 मिनट का समय एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए छोड़ा जाता है। तो बताइए एक अवधि पीरियड में कितने मिनट का होता है। तो गाइस देखिए ये प्रश्न थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिकली ज़्यादा बेस्ड है, तो इसको आप अपने दिमाग से सोच के कीजिएगा अच्छे से। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, बी का हो जाएगा 40 मिनट इसका आंसर आएगा।
किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, यही चीज़ तो आपके मेंटल एबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो गाइस इसको सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं। अब क्या है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है वो रहेंगे करंट अफेयर और यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के वो प्रश्न देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए क्या उन कहता है कि 11 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड के वितरण का शुभारंभ किया। स्वामित्व योजना के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है। देखिए थोड़ा सा पुराना करंट अफेयर है, लेकिन यहाँ पे योजना जो है वो बहुत सही है। तो इस योजना से आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो बोला है स्वामित्व योजना जो है उसमें से कौन सा यहाँ पर सही नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा इस ये होगा स्वामित्व योजना केंद्र सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू की गई योजना, ये सही है। उसके बाद कहता है कि 20 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 राज्यों में प्रायोगिक तौर पर इस योजना की शुरुआत करी थी, यही गलत है यहाँ पर। बाकी आपके देखिए 4 वर्षों 2020-24 की अवधि के दौरान चरणबद्ध ढंग से इस योजना के अंतर्गत 6.62 लाख गांवों को कवर किया जाएगा, ये भी सही है। इसके माध्यम से ग्रामीण भारत के भू संपत्ति मालिकों को रिकॉर्ड्स ऑफ राइट का हक मिलेगा, ये भी सही है। तो स्वामित्व योजना क्या है, आप इन तीन जो पॉइंट आपके दिए हैं इनसे आप समझ सकते हैं। पॉइंट बी यहाँ पर इसका गलत है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए अब कहता है 52। दोस्तों गाइस बताइएगा जरूर कि आपको प्रैक्टिस सेट कैसा लग रहा है, अच्छा है कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि सीबीएसई की ओर से आयोजित होने वाली केंद्रीय शिक्षक पात्रता जो सीटेट है उसका वैधता 7 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी गई है। तो गाइस देखिए जो अभी तक सीटेट परीक्षा होती थी उसको बढ़ा करके यहाँ पर कितना कर दिया गया है। तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, यानी कि उसको आजीवन कर दिया गया। यानी कि अगर एक बार सीटेट पास कर लेते हैं तो आपको आजीवन इसमें दोबारा बैठने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 53 कहता है कि निम्न में से किस पहली महिला को राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने के लिए चुना गया है। तो पहली महिला जिसे राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने के लिए चुना गया है तो 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, यानी कि शिवांगी सिंह। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है तो शिवांगी सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बहुत बार प्रैक्टिस सेट में आया है और इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है कि उत्तर प्रदेश में काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन मार्च 2021 में किस जिले में किया गया। तो देखिए काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किया गया किस जिले में किया गया, किस यहाँ पर, तो वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उत्तर प्रदेश का है। तो काला नमक चावल महोत्सव 54 का राइट आंसर हो जाएगा वो बी, यानी कि सिद्धार्थनगर में किया गया काला नमक चावल महोत्सव। क्वेश्चन नंबर यहाँ 55 कहता है कि किस बॉलीवुड अभिनेत्री ने वर्ष 2020 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त किया है। तो पद्मश्री पुरस्कार 2020 का प्राप्त करने वाली कौन है। तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा गाइज, वो हो जाएगा सी, यानी कि कंगना रनौत को दिया गया था इस बार पद्मश्री 2020। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगला कहता है कि 56 इंपॉर्टेंट है। बोला कि शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का आयोजन कहाँ पर होना है। तो शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का आयोजन आप जानते हैं कि डी, यानी कि बीजिंग चीन में होना। इस समय कहाँ पे हो रहा है, 2020 वाला जो 21 में हो रहा है वो जापान टोक्यो में हो रहा है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 57 कहता है कि 21 से 25 जनवरी 2021 के मध्य सेना के 3 अंगों का संयुक्त जल थल नभ युद्धाभ्यास एम्फेक्स 2021 कहाँ आयोजित किया गया। तो एम्फेक्स 2021 कहाँ पे आयोजित किया गया। तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एम्फेक्स आयोजित किया गया है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 58 कहता है कि भारत पारिस्थितिक हॉट स्पॉट सिरुवानी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। जो पारिस्थितिक हॉट स्पॉट है वो सिरुवानी किस राज्य में स्थित है। तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ये तमिलनाडु में स्थित है। तो सिरवानी कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु में, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 59 कहता है कि आरबीआई गवर्नर शक्तिदास द्वारा शुरू किए गए एक ऐप का नाम बताइए जो दृष्टिबाधित लोगों को मुद्रा नोटों के मूल वर्ग की पहचान करने में मदद करेगा, इंपॉर्टेंट है। तो बोला गया है कि आरबीआई के गवर्नर जो है उन्होंने शुरू किया है किसके लिए, जो लोग देख नहीं सकते, दृष्टिबाधित हैं, उनके लिए एक ऐप शुरू किया गया है। तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि मनी एक ऐप चालू किया गया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 कहता है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने पहली बार किस शहर या फिर शहरी सरकारी बैंक को लघु वित्त बैंक के परिवर्तन हेतु लाइसेंस जारी किया है। तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा वो डी, यानी कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को यहाँ पर लाइसेंस जारी किया गया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 61 कहता है कि वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है। तो वन्य जीव सप्ताह जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा 2 से 8 अक्टूबर के बीच में वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है, इसको याद रखिएगा, वन्य जीव सप्ताह। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 62 कहता है कि प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खान द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य कौन सा है। तो प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खान जो है उनके द्वारा जो बजाया जाता था
62 का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सारंगी के ये वादक थे, सारंगी के ये वादक थे कौन? उस्ताद बिंदा खान। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है कि विंबलडन टेनिस प्रतिस्पर्धा प्रत्येक वर्ष किस देश में होती है? तो विंबलडन जो कहाँ पर आयोजित होता है ये आपको बताना है। तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ये इंग्लैंड की प्रतियोगिता है जो टेनिस से रिलेटेड है। तो विंबलडन आयोजित की जाती है कहाँ पर? इंग्लैंड में। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगला देखें तो 64 कहता है कि डैश ने गूगा कथा के संस्करण को एकत्रित करने और भारतीय पुरातत्व 1895 में प्रकाशित करने का योगदान दिया जाता है। तो किसको दिया जाता है? तो 64 का राइट आंसर देख लेते हैं, वो हो जाएगा बी, यानी कि विलियम क्रुक को यहाँ पर गूगा कथा के संस्करण को एकत्रित करने और भारतीय पुरातत्व में प्रकाशित करने का योगदान विलियम क्रुक को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 65 कहता है कि नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन उद्यान मुगल गार्डन की अवकल्पना किसने की थी? तो यहाँ देखिए नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन उद्यान जो है मुगल गार्डन, उसकी अवकल्पना करी गई थी। 65 का जो राइट आंसर हो जाएगा सर एडविन लुटियंस के द्वारा। तो सर एडविन लुटियंस के द्वारा यहाँ पर जो मुगल गार्डन है या फिर राष्ट्रपति भवन है उसकी डिजाइन तैयार किया गया था। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 66 कहता है कि चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार डैश द्वारा दिया जाता है। तो चैंपियंस ऑफ द अर्थ का पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो इम्पॉर्टेंट है। तो 66 का कहता है कि UNEP, यानी कि जो आपका इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है नैरोबी में। तो ये दिया जाता है पुरस्कार जो चैंपियंस ऑफ द अर्थ है इसके द्वारा, UNEP के द्वारा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 67 कहता है कि एशियन ड्रामा के लेखक कौन है? तो एशियन ड्रामा के लेखक कौन है? तो 67 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा गुन्नार मिर्डाल। तो गुन्नार मिर्डाल जो है वो एशियन ड्रामा के लेखक है। तो गाइस वीडियो बीच में मत छोड़िएगा, अभी हम आपको ग्राफ तालिका वगैरह सभी के पूरे प्रश्न कराने वाले हैं इस प्रैक्टिस सेट में। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 68 कहता है कि मणिपुर की आयरन लेडी के नाम से किसे जाना जाता है? तो मणिपुर की जो आयरन लेडी हैं किसे जाना जाता है? तो 68 में अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो 68 का डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इरोम शर्मिला को जाना जाता है आयरन लेडी के नाम से। इरोम शर्मिला इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखें 69 कहता है गुट निरपेक्ष नैम जो है देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो गुट निरपेक्ष जो NAM है इसमें प्रथम शिखर सम्मेलन जो आयोजित किया गया था वो कहाँ किया गया था? 69 का राइट आंसर हो जाएगा गाइस, वो हो जाएगा आपका ए, यानी कि बेलग्रेड में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 देख लेते हैं। तो बहुत बार पूछा गया इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यहाँ पे आसान भी है। तो बोला गया है कि लोकसभा के सबसे पहले स्पीकर कौन थे? तो सभी को इसका राइट आंसर पता ही होगा। तो GV मावलंकर जो है वो लोकसभा के पहले स्पीकर बने हैं। तो GV मावलंकर लोकसभा के पहले स्पीकर बने थे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 70 का राइट आंसर ए हो जाएगा। अब यहाँ पे अगले प्रश्न देख लेते हैं। गाइस अब क्या है 70 से 80 के बीच में आपको दिया गया है पैसेज, हिंदी का गद्यांश पूछा जाएगा। तो हिंदी के गद्यांश में अगर आप देखें तो क्या होता है कि आपको एक गद्यांश दिया जाएगा, इसमें से आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, एक अगला गद्यांश दिया जाएगा उसमें से भी आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो गाइस देखिए बहुत ही आसान होते हैं हिंदी के गद्यांश करना। तो गाइस मैं सारे के सारे प्रश्न आपको दिखा दे रहा हूँ, बिल्कुल आसानी से आप ये 10 नंबर तो निश्चित रूप से अपने स्कोर में ऐड कर ही लेंगे, क्योंकि ये 10 नंबर तो आपके कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो गाइस इसको मैं करा भी नहीं रहा हूँ, बिल्कुल फालतू में आपका टाइम भी वेस्ट होगा। तो यहाँ पे अब हम इसके आगे देख लेते हैं। तो आपका क्या है, अब यहाँ पे देखिए पैसेज वगैरह के प्रश्न तो आपने ख़त्म कर लिए। अब क्या है 81 से लेकर के यानी कि आपका जो 20 प्रश्न है आपका वो इम्पॉर्टेंट है। वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे देखिए पहला ग्राफ का है और उसके बाद यहाँ पर 2 प्रश्न ग्राफ के आएंगे, 2 प्रश्न आपके तालिका के आएंगे इस एग्जाम में। तो ये इम्पॉर्टेंट, चलिए इसको हम यहाँ से जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे जो ग्राफ में डाटा दिया हुआ है कंपनी ए का, यहाँ पर आपको सर्किल से डिनोट किया गया है, यानी कि ये कंपनी ए है। उसके बाद है कंपनी बी का, यहाँ पे ट्रायंगल से डिनोट किया गया है डाटा पूरा। तो यहाँ पे IT है, HR है, विपणन है, वित्त है, प्रशासन है। तो इससे रिलेटेड प्रश्न यहाँ पे हम जल्दी से देख लेते हैं। तो गाइस यहाँ अगर 81 नंबर पर नजर डालते हैं तो पहला प्रश्न कहता है कि कंपनी बी के विपणन विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या कंपनी के कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या का कितने % है? तो यहाँ पे देखिए कंपनी बी के जो विपणन विभाग है इसमें कार्यरत कर्मचारियों का, तो अब यहाँ पे देखिए कंपनी बी का जो विपणन विभाग है, तो कंपनी बी है आपको मैंने बताया ट्रायंगल में है, तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी? यहाँ पर ये देखिए आपकी है, ये टोटल है नंबर 7 यानी कि ये करोड़ों में दिए हुए आप देख सकते हैं इसको। तो अब टोटल जो है आपका 700 मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको 700 कर लेंगे तो 700 हो गया आपका टोटल, ये आपका 700 ही आएगा। फिर यहाँ पे इसी तरीके से क्योंकि 7 करेंगे तो आपका पॉइंट में आंसर आएगा, तो हमको यहाँ पे डबल डिजिट में लेना है, क्योंकि करोड़ों में है तो इसके हम और भी डिजिट ले सकते हैं, 3 4 5 7 डिजिट लगते, 7 जीरो लेते हैं। तो 7 हो गया बी का।
अब बी का यहाँ पे हमने 7 देखा, अब क्या होगा, बी के कुल कर्मचारी यहाँ पर कितने हैं, तो बी के कुल कर्मचारी कितने हैं, यहाँ पर देख लीजिए इसकी वैल्यू कितनी है 750, फिर यहाँ पे है कितना है आपके 500, फिर यहाँ पे कितनी है आपकी ये हो जाएगी 350, फिर हो जाएगी 200। तो अब क्या करना है 750, 500 और उसके बाद 700, फिर 350, फिर यहाँ पे 200, इन टोटल का कितना आ जाएगा, ये टोटल जो आपका आएगा बी के कर्मचारी वो हो जाएंगे 2500। अब टोटल बी के कर्मचारी 2500 मिल गए, तो अब करना क्या है, हमको इसका तो परसेंटेज निकालना था 2500 पे, तो 2500 नीचे रख देंगे, इंटू 100 कर देंगे और आप इसको सॉल्व कर लीजिए। आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका 28% इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो टोटल क्या है कि जो बी है वो 28% है टोटल कर्मचारियों का, जो बी की कंपनी है उसमें। अब यहाँ पे अगला देखिए, अगला कहता है आपका 82 में कि दोनों कंपनियों के प्रशासन विभागों को मिलाकर कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या का दोनों कंपनियों के वित्त विभागों में मिलाकर कार्यरत कर्मचारियों की क्रमशः क्या अनुपात है। अब यहाँ पे देखिए 82 में क्या, दोनों कंपनियों के प्रशासन विभाग में कर्मचारी कितने हैं, तो अब प्रशासन विभाग में जो कार्यरत कर्मचारी हैं वो देख लेते हैं। तो आप ग्राफ में देखें तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400 हो गई, फिर यहाँ पे 200 हो गई, फिर टोटल 600 हो जाएगा, ये कार्यरत कर्मचारियों का है। अब क्या है, ये टोटल 600 हो गया, 200 है ना ये। अब इसके बाद क्या कहता है, अब कहता है कि वित्त विभाग, अब वित्त विभाग का कितना है, वित्त विभाग में देखिए टोटल आपका 450 है वैल्यू, और दूसरी क्या है, ये आपकी 350 वैल्यू है। अब यहाँ पे कितना हो गया, ये आपका 800 हो गया। अब 800 और 600 हो गया, तो 800 को यहाँ पर और 600 को नीचे ऊपर नीचे रख दिए, तो यहाँ पर अनुपात बोला 600 पान 800, जब दो जीरो कट जाएंगे। अब यहाँ पे ये भी 2 से कट जाए, 2 3 6, 2 चक्कू 8, तो आपका 3:4 इसका राइट आंसर हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की ओर चलें। गाइस यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 83 जो कहता है कि कंपनी ए के एचआर विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या कंपनी बी के वित्त विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या का लगभग कितने % है। तो गाइस सभी के सभी परसेंट पे बेसिस हैं, तो आप आसानी से को कर सकते हैं। तो 83 में कहता है कि कंपनी ए के एचआर विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या कितनी है, तो कंपनी ए के एचआर विभाग में 800 है टोटल, ग्राफ में देखिए आप 800 हैं। अब उसके बाद क्या बोलता है, ये कंपनी ए की बात कर रहा हूँ, और फिर यहाँ पे कहता है कंपनी बी के वित्त विभाग में, अब बी का वित्त विभाग कितना है वो यहाँ पे देखिए, बी का वित्त विभाग 350 है। अब 350 है 800 में, तो यहाँ पे बोला कि कितने लगभग कितना % है ए का बी। अब यहाँ पे देखिए तो 800 हम यहाँ पे ऊपर रखेंगे, 350 नीचे रखेंगे, इंटू 100 कर देंगे इसी जगह पे। अब यहाँ पे इसको हम काट देंगे, काटने के बाद जो हमारा आएगा वो 229% आ जाएगा गाइज। तो यहाँ कुल मिला के कहता है कि जो वित्त विभाग कर्मचारियों की संख्या वो 229% ज़्यादा है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 84 कहता है, इसको भी आप देखिए इजी कर सकते हैं। तो इसको भी आप अगर ग्राफ में डालें तो इसकी वैल्यू, तो हमको ग्राफ से क्या करना होता है, सिर्फ उसकी वैल्यू लेनी होती है जो बोला गया है। सॉल्व तो हमको अपने आप परसेंटेज में करना पड़ता है। अब 84 कहता है कि कंपनी बी के IT विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या, अब यहाँ पे देखिए बी के IT विभाग में कर्मचारियों की संख्या कितनी है, 750 से, बी के IT विभाग में कर्मचारियों की संख्या 750 है। अब ये 20% बढ़ जाए, अब चलिए हम इसको 20% बढ़ा देते हैं। 20% बढ़ाने का मतलब क्या है, 120 रख देंगे कि 100 तो पहले होता है, अपॉन 100 कर लेंगे। अब यहाँ पे इसको काट देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा, 900 हो जाएगा। अब हमारा बी का 20% बढ़ने के बाद 750 से 900 हो गया। अब कहता है कि कंपनी बी के IT विभाग और कंपनी ए के प्रशासन विभाग, कंपनी बी का जो IT विभाग है और कंपनी बी का जो है वो क्या कहता है आपका 84 में देखिए आप प्रशासन विभाग, तो इसका कितना हो जाएगा। आप देखिए ए का प्रशासन विभाग कितना है, 400 है, ए का प्रशासन विभाग 400 है। अब 400 और 900 में कितना डिफरेंस है भैया, 500 ही तो डिफरेंस है। अब यही तो पूछा गया कितना अंतर था इनके बीच में, तो 500 इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 85 कहता है कि कंपनी ए के सभी विभागों में कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या तथा कंपनी बी के सभी विभागों में कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या के मध्य कितना अंतर है। अब टोटल पूछा है, अब टोटल क्या करते हैं, अब इसको हम टोटल कर लेते हैं। टोटल में क्या करेंगे, अब कंपनी ए के सभी कितने लोग हैं वो देख लेते हैं। तो पहले की वैल्यू क्या है, 550, फिर 800, फिर 550, अभी पूरा ग्राफ में देख रहे हैं ना बिल्कुल। अब कितना टोटल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3050, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप देख लेते हैं अगला कितना है। अब बी में देख लेते हैं, तो बी के कितना वैल्यू हो जाएगी, बी की आप देख सकते हैं कि आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25,000, ठीक है। अब इसका डिफरेंस कितना है, वो 5,500, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक वैल्यू यहाँ पे कम दी हुई, क्योंकि इन्होंने क्या किया इस बार, पहले क्या ले रहे थे,
पहले ले रहे थे जैसे 5.5 इसमें दे रखा है ग्राफ में, पहले 550 ले रहे थे, अब इन्होंने 5.5 किया है, तो ये इनकी गलती है कि इन्होंने ऐसे लिखा, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर इतना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगला देखिए, अगला कहता है ग्राफ में, अब ये ग्राफ कहता है कि 5 अलग अलग संगठन हैं ABCD, अब इसमें इतनी महिलाएं हैं इतने पुरुष, यानी कि पुरुष को बिल्कुल वाइट से दर्शाया गया है और महिलाओं को इसमें आपको जो डैश डैश देखने को मिलता है। आप लोगों की संख्या यहाँ पर देख सकते हैं। अब इससे रिलेटेड प्रश्न ले लेते हैं, तो इससे रिलेटेड प्रश्न जो होंगे वो कैसे होंगे। अब कहता है कि संगठन डी में काम कर रहे पुरुषों की संख्या उस संगठन में काम कर रहे कुल कर्मचारियों की संख्या का कितना % है। तो संगठन डी में काम कर रहे पुरुषों की संख्या उस संगठन में काम कर रहे कुल कर्मचारियों की संख्या का कितना % है। अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे क्या कह रहा है आपका कि संगठन जो डी में कार्यरत पुरुषों की संख्या है, तो कार्यरत पुरुषों की संख्या कितनी है, वो हो जाएगी 3250। यहाँ पे देखिए आपकी कितनी हो जाएगी, ये डी की बात कर रहा हूँ, डी में है आपकी 3250। अब डी में 3250 है कि नहीं है भैया, बीच का है तो 3250 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि अपान में हम इसको नीचे रख देंगे कितना, संगठन डी में कार्यरत पुरुषों और महिलाओं की संख्या, तो कार्यरत पुरुषों और महिलाओं दोनों की संख्या कितनी है 13250 है, महिलाओं की कितनी है वो है आपकी 2750, तो टोटल कितना हो जाएगा 6000, क्योंकि हम कितना नहीं परसेंटेज निकालें तो इंटू 100 भी करेंगे ऊपर। अब यहाँ पे इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर जाएगा 54.17% आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब यहाँ पे अगला देख लेते हैं, अगला कहता है कि संगठन ए में महिलाओं की संख्या का पुरुषों की संख्या से क्रमशः अनुपात क्या है। तो बहुत ही आसान है। तो अब संगठन ए में महिलाओं की संख्या देख लेते हैं। तो संगठन ए में महिलाओं की संख्या है 1500 और संगठन ए में पुरुषों की संख्या कितनी है, वो है आपकी आपकी कितनी हो जाएगी, ये टोटल मिला के बीच की वैल्यू है, तो बीच की वैल्यू निकालेंगे कितना हो जाएगा 1750 हो गया। अब अनुपात है निकालना, इसको काट दीजिए, फिर 5 से काट दीजिए, तो आपका जो आ जाएगा ऊपर 6 आ जाएगा, नीचे 7 हो जाएगा, तो 6:7 यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका डी हो जाएगा। तो अनुपात निकालना बहुत आसान होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 88 कहता है कि संगठन ई में महिलाओं की संख्या उस संगठन के कुल कर्मचारियों की संख्या का लगभग कितना % है। तो संगठन ई में महिलाओं की संख्या कितनी है वो यहाँ पे देख लीजिए, और उसके बाद क्या कहता है कि आपका संगठन ई में कुल कर्मचारियों की, अब यहाँ पे आपको ग्राफ की तरफ लेके चले, तो संगठन ई में महिलाओं की संख्या कितनी है वो है आपकी 2750। ठीक है, संगठन ई में 2750 महिलाओं की संख्या है। अब टोटल पूरे यहाँ पे ग्राफ में देखिए ABCDE सबको मिलाकर महिलाओं की संख्या कितनी है, तो अगर सबको यहाँ पे हम काउंट करेंगे तो महिलाओं की संख्या जो हो जाएगी वो हो जाएगी यहाँ पर 5250। ठीक है, तो ये 5250 हो गया, इंटू 100 कर देंगे। अब यहाँ पे इसको काट देंगे तो आपका जो हो जाएगा 52% लगभग राइट आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपका क्या कहता है 52% आपका ऑप्शन सी में दिया हुआ है। अब कहता है कि सभी संगठनों को मिलाकर महिलाओं की कुल संख्या कितनी है। तो सभी संगठनों को मिलाकर महिलाओं की कुल संख्या कितनी है, तो अब सभी संगठन देखिए, इसमें 1500 है, इसमें आपकी 2200 है, फिर इसमें 2500 है, यहाँ पे टोटल सबको जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा 11750। तो बहुत आसान था, बिल्कुल हल हुआ था, सबको जोड़ना है। ठीक है, ABCDE की संख्या कितनी है, तो 11750 हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि 79 का कितना आ जाएगा 11000 आपका हो गया 750। अब यहाँ पे लास्ट प्रश्न कहता है, इस ग्राफ का कहता है कि संगठन सी और बी में मिलाकर काम कर रहे कर्मचारियों की कुल संख्या क्या है। तो संगठन सी और बी में मिलाकर काम कर रहे, और संगठन सी और बी में अगर देखें गाइस यहाँ पे, तो सी में टोटल कितने हैं 2500 महिलाएं हैं 2500 पुरुष हैं, तो ये 5000 हो गया कि नहीं, बिल्कुल हो गया। अब यहाँ पे कहता है आपका कि सी और बी, अब सी का हमने देखा, बी में कितना कहता है, एक पुरुषों की संख्या 2000 है और ये 2250 है, तो 2000 2250 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4250। अब टोटल इनको काउंट कर लेंगे कितना हो जाएगा 9250, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हमने ये भी प्रश्न आसानी से कर लिया। भैया ग्राफ के प्रश्न बहुत आसान होते हैं, तो ये आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा 9250 डी हो जाएगा। अब यहाँ पे तालिका के प्रश्न देख लेते हैं जल्दी से। तो गाइस ये तालिका दी हुई 91 से 95 के बीच में। अब इसमें क्या कहते हैं 5 विद्यार्थी ABCDE द्वारा सप्ताह के प्रत्येक दिन होने वाली परीक्षाओं में प्राप्त किए गए 100 में से इतने अंक हैं। 100 में से इन्होंने इतने अंक प्राप्त किए हैं, ये विद्यार्थी हैं। नीचे दिन दिए हुए हैं पूरे एक सप्ताह के, तो ठीक है 5 दिन दिए हुए हैं, एक सप्ताह के नहीं दिए हुए हैं, छुट्टी भी इसमें नहीं दी रखी, छुट्टी कौन स्कूल जाता है। अब यहाँ पे देखिए क्या कहते हैं ABCD के पूरे टोटल अंक दिए हैं, कितने 100 में से प्राप्त। अब पहला है कि 91 में कहता है कि बी द्वारा सोमवार, बुधवार और गुरुवार को प्राप्त किए गए अंक।
अब बी द्वारा सोमवार, बुधवार और गुरुवार को, अब बी कहाँ पे, ये हैं भैया। अब इनका बोला गया सोमवार, बुधवार, गुरुवार को, सोमवार को इन्होंने 65 प्राप्त किए, बुधवार को 82 प्राप्त किए और यहाँ पे गुरुवार को इन्हें प्राप्त किए 72 अंक। ठीक है, अब कहता है कि ई द्वारा मंगलवार, बुधवार और शुक्रवार। अब ई के द्वारा यहाँ पे मंगलवार देख लेते हैं, ई के द्वारा यहाँ पे मंगलवार, ये आपकी 72 हो गया, बुधवार में आपका हो गया 59 और यहाँ पे शुक्रवार को क्या होगा 74। अब इन्होंने बोला इनके मध्य कितना अंतर है, तो क्या करेंगे, इनको काउंट कर लेंगे। बी के हम सारे काउंट कर लेंगे बिल्कुल, तो कितना हो जाएगा 219। हमने बी के सारे काउंट किए, तीनों के तीनों, 219 हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ई के सारे वैल्यू काउंट करेंगे, कितना हो गया हमारा 205 हो गया। अब यहाँ पे इनके बीच डिफरेंस कितना है, सभी को पता चल रहा होगा कि मात्र 14 का ही तो डिफरेंस है, तो 14 इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 92 कहता है कि बी द्वारा मंगलवार को प्राप्त किए गए अंक डी द्वारा मंगलवार को प्राप्त किए गए अंकों से कितना % अधिक है। अब बी द्वारा मंगलवार को प्राप्त, बी द्वारा मंगलवार को 68 प्राप्त किए गए। अब इसके बाद क्या कहता है आपका 92 में कि अब यहाँ पे कहता है कि डी द्वारा मंगलवार को 91, तो 68 और यहाँ पे 51 है, माफ़ कीजिएगा, तो 68 और 51 का डिफरेंस कितना हो जाएगा वो ले लेंगे, तो डिफरेंस देखेंगे और उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है, तो ये 17 का डिफरेंस आएगा। अब अपान में क्या करेंगे 51 रखेंगे, 51 के बीच डिफरेंस पूछ रहा है, अपान 100 कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे, 7 51 हो जाएगा, तो 33.5 सही 1/3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 33 से 1/3 यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 93 कहता है कि ई तथा सी द्वारा सभी दिनों में प्राप्त किए गए औसत अंकों के मध्य कितना अंतर है। अब ई द्वारा तथा सी द्वारा, अब ई और सी के औसत निकाल लेंगे, फिर अंतर निकाल लेंगे। 93 में ई का टोटल काउंट करेंगे, फिर क्या कहता है यहाँ पर 93 में देखिए तो ई का हम यहाँ पे टोटल काउंट कर लेंगे, फिर सी का टोटल काउंट कर लेंगे, तो ई का टोटल काउंट करने पे हमारा कितना आएगा वो देख लेते हैं। तो ई को टोटल काउंट करके 5 से हम डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 71.4, क्योंकि हमें औसत निकालना है। फिर यहाँ पे 5 वैल्यू है, सी का टोटल काउंट करेंगे, उसके बाद 5 से डिवाइड करेंगे 66 आ जाएगा। तो सी 66 और 71.4 में कितना डिफरेंस है 5.4 है, तो इसका राइट आंसर 5 हो जाएगा। तो तालिका के प्रश्न भी बहुत आसान होते हैं, तो ये भी आपको 10 में से 10 नंबर दिला के ही जाएंगे। ठीक है, 10 नहीं तो 20 नंबर का पूछा जाना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 94 कहता है कि सी द्वारा मंगलवार और बुधवार को प्राप्त किए गए अंकों का समान दिनों में डी द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का कितना अनुपात है। तो गाइस यहाँ पे देखिए सी द्वारा, अब यहाँ पे सी द्वारा मंगलवार बुधवार को प्राप्त किए गए, अब यहाँ पे चलिए हम इसको फिर से तालिका की तरफ चलते हैं। तो सी द्वारा जो आपका सोमवार और मंगलवार को जो प्राप्त किया गया अंक है वो देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 76 और 70 हो गया कि नहीं हो गया। अब यहाँ पे अगला देखें, ठीक है, तो 70 माफ़ कीजिएगा, एक बार फिर से देख लेते हैं हम क्वेश्चन को। तो इसमें कहता है सी द्वारा मंगलवार और बुधवार को, गाइस सी द्वारा मंगलवार और बुधवार को पूछा गया है। अब यहाँ पे देखिए कहता है कि डी द्वारा प्राप्त अंकों का, अब यहाँ पे तालिका में देखें तो सी द्वारा मंगलवार बुधवार को कितने प्राप्त किए गए 70 + 75 हो गया। अब यहाँ पे नीचे क्या है, अब बोला गया डी द्वारा कितना किया गया 51 + 64, तो ये टोटल काउंट कर लेंगे तो आपका 29:23 इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर जो 95 कहता है कि ई द्वारा सभी दिनों में प्राप्त कुल अंकों ए द्वारा सभी दिनों में प्राप्त कुल अंकों का कितना % अधिक है। तो 65 में 95 में अगर यहाँ पे देखें तो अब क्या कहता है ई द्वारा सभी दिनों में प्राप्त कुल अंक कितने हैं, आप टोटल अगर करेंगे तो 357 आएगा। अब यहाँ पे क्या है उसके वाला ए द्वारा सभी अंकों में ए द्वारा टोटल कितना आ जाएगा 314 आ जाएगा। आप तालिका में इसको काउंट कर लीजिए। फिर यहाँ पे क्या कहता है कितना अधिक है, तो किसके कितना अधिक है ए से पूछा है, तो ए की वैल्यू नीचे रख देंगे 314। अब यहाँ पे इंटू 100 क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज निकालना है। अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो 13 सही 69% आ जाएगा। तालिका में होता कुछ नहीं, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव आपका हो जाता है। अब यहाँ पे अगले प्रश्नों के चलते जो लास्ट प्रश्न आपके हैं, यानी कि 95 से लेकर के आपके 100 तक आपके जो प्रश्न हैं वो देखें। अब यहाँ पे आपको एक पाई चार्ट दिया हुआ है। पाई चार्ट में क्या है, मकान का किराया, भोजन, विविध ईंधन, ये सब आपको दिया हुआ है। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं देखें। तो गाइस यहाँ क्वेश्चन नंबर 96 कहता है कि यदि भोजन पर खर्च जो है 9,000 रुपये है तो शिक्षा पे खर्च कितना होगा। तो गाइस देखिए भोजन पे खर्च 9,000 है तो कुल मिला के 30% है, तो 30% 9,000 के बराबर है टोटल। तो यहाँ पे हम इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स का, तो टोटल संख्या मान लेते हैं एक्स का 30% जो है
वो 9,000 के बराबर है। इस तरीके से सॉल्व करें तो ज़्यादा इजी बैठेगा। तो 9,000 के बराबर है। अब यहाँ पे जब x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए अब आपका जो ये इधर चला जाएगा, फिर 30 नीचे आ जाएगा, तो इसको जो x की जो वैल्यू आ जाएगी आपकी, वो आ जाएगी यहाँ पर 30,000 रुपये। अब 30,000 रुपये जो आपकी x की वैल्यू आएगी वो क्या है, वो हमारा खर्चा आया है x की वैल्यू पे। अब बोला है शिक्षा पे खर्च, टोटल आपका खर्चा आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पूछा है कि आपका शिक्षा पे खर्च करो। शिक्षा का जो परसेंटेज है वो 18% है, तो 30,000 का यहाँ पे अगर 18% निकाल लेते हैं तो आपका राइट आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब 30 का 18% निकाल लिया तो 18×3 = 54, यानी कि आपका जो राइट आंसर आ जाएगा 5400 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 97 कहता है कि ईंधन पर खर्च के क्षेत्र का केंद्रीय कोण निकालना है। तो ईंधन पर खर्च कितना हुआ ये निकालना है। अब देखिए केंद्रीय कोण क्या होता है, एक यहाँ पर सर्किल का कितना होता है, 360 होता है। अब इसको हम किस तरीके से निकालेंगे, मान लीजिए 100% जो है बराबर होता है किसके, 360 के, बिल्कुल होता है, क्योंकि यहाँ पे जानते हैं एक सर्किल 360 डिग्री के होता है। अब यहाँ पे 1% जो हो जाएगा कितने के बराबर हो जाएगा, 360/100। तो टोटल कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 3.6। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे इसका कितना के लिए 15 निकालेंगे, 15 निकालना है हमको, 15% ही तो निकालना है। तो 15% कितने बराबर हो जाएगा, तो 15 को यहाँ पे हम इसके इंटू कर देंगे या फिर सॉल्व करके कर सकते हैं। 360/100 इंटू 15, इसके बाद 54 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 54 आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 98 कहता है कि यदि ईंधन पे खर्च 3000 है, तो ईंधन पे अगर खर्च 3000 है तो मकान का किराया और शिक्षा का खर्च छोड़कर कुल खर्च कितना है। तो ईंधन का खर्च 3000 रुपये है। तो अब यहाँ पे देखिए ईंधन का खर्च 3000 है, तो टोटल क्या करेंगे, आप देखिए 3000 बटे यहाँ पे क्या कर लेंगे 15 और गुणे में हम टोटल जोड़ लेंगे मकान और शिक्षा के अतिरिक्त खर्च कितना है। मकान और शिक्षा को अगर यहाँ पे माइनस करें तो टोटल कितना जाए, 30 + 5 + 15 + 12, तो ये टोटल कितना बैठेगा, जाके बैठेगा 62%। तो अब यहाँ पे इसका 62% कितना आ जाएगा 12,400। तो यही तो पूछा गया है। तो इन अगर छोड़ दिया जाए मकान और शिक्षा को तो टोटल बैठेगा जाके 12,400। तो 12,400 राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 99 कहता है कि यदि भोजन पर खर्च की परसेंटेज वस्त्र, शिक्षा और ईंधन के खर्च की कुल परसेंटेज x% है, तो x किसके बराबर है। अब यहाँ पे देखिए तो बोला गया है 99 में कि वस्त्र, शिक्षा एवं ईंधन का कुल परसेंट कितना है। वस्त्र का देखिए, शिक्षा का देखिए, ईंधन का, तो वस्त्र का 12% और शिक्षा का 18% और ईंधन का 15%, टोटल कितना है 45% हो जाएगा। तो इन तीनों का टोटल 45% है। अब 45 का x% कितना होगा, तो 45 का यहाँ पे x% देखते हैं तो वो = 30 के बराबर है। ठीक है, 45 का x% 30 के बराबर है, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 66 सही 2/3, इसका राइट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट देख लेते हैं इस प्रैक्टिस सेट का। तो 100 में कहता है कि मकान का किराया, वस्त्र और ईंधन पर खर्च कुल प्रतिशत भोजन पर खर्च की प्रतिशत से कितने अधिक है। तो अब 100 में देखिए तो 100 में कहता है कि मकान का किराया, वस्त्र व ईंधन पर खर्च माइनस भोजन पर कुल खर्च कर लेंगे। तो मकान का किराया, वस्त्र व ईंधन पर खर्च कितना है, तो वो हो जाएगा मकान का किराया 20 है। ठीक है, और यहाँ पे 20 है और फिर यहाँ पे वस्त्र पर है आपका 12, ईंधन पर है 15, तो टोटल कितना आएगा, टोटल आपका 30 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देख ले 30 नहीं, माफ़ कीजिएगा, टोटल आपका जितना भी हो जाएगा उसमें से क्या करेंगे, भोजन पे खर्च निकाल देंगे। तो इसमें से हम क्या करेंगे, आपका भोजन का खर्च निकालेंगे। तो आप इसमें देखिए तो आपका कितना हो जाएगा, ये टोटल 47 हो गया। अब 47 माइनस क्या करेंगे आपका भोजन का 30 है, तो आपका 17% राइट आंसर आ जाएगा। तो 17% राइट आंसर नहीं, 20 का सही हो जाएगा। तो गाइस इस प्रैक्टिस सेट में हमने पूरे के पूरे 100% किए। अब आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा, इसके प्रश्न कैसे थे, इसको हमें आगे कंटिन्यू करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए।